नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे भाई जो आपकी हरियाणा की मृदा है, मिट्टी के बारे में जानेंगे दोस्तों। मिट्टी के बाद आपका जो पर्यावरण है, वायु है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दोबारा से दे देता हूं। भाई अगर आप लोग दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने 399 में दोस्तों एक कोर्स चलाया है, ठीक है। उस कोर्स को दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तब भी बेटर है, नहीं लेना चाहते दोस्तों तब भी अच्छा है। तो ये दोस्तों 399 के अंदर आपको इंडिया जीके, हरियाणा जीके और इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, साथ में कंप्यूटर साइंस की दोस्तों क्लास आपको दी जाएगी। प्लस में दोस्तों आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, प्लस में आपको पीडीएफ, प्लस में दोस्तों और क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट होते हैं जो आपके, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको यहां पर मिलेगी, फैसिलिटीज मतलब आपको जो आपका पेपर है दोस्तों वो तब तक का ये कोर्स दोस्तों 399 पे आपको, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक के लिए दोस्तों आपकी 399 फीस रहेगी। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम हरियाणा की क्या दोस्तों मृदा। तो एक बार सभी नोट कर लीजिए भाई, हरियाणा की जो मृदा है क्या है, हरियाणा की मृदा। तो सभी विद्यार्थी एक बार नोट करेंगे क्या है, हरियाणा की मृदा। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्या पूछा गया है आप लोगों से कि भाई हरियाणा की मृदा, हरियाणा की मिट्टी के बारे में बताएं। तो हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड। अब एक दोस्तों क्या है, पॉइंट नंबर 1 नोट करें आप कि हरियाणा में, यहां पर दोस्तों हरियाणा में क्या है दोस्तों कि भूमि सुधार, हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड। अगर आप लोगों से भाई पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना पूछ ली जाती है क्योंकि यही चीज दोस्तों आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्थापना वर्ष दोस्तों क्या है कि 1974 के अंदर। भाई 1966 के अंदर तो क्या हुआ था, आपका हरियाणा क्या हुआ, अस्तित्व में आया था 1966 में। लेकिन 1974 के अंदर क्या हुआ कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है यहां तक। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग, हरियाणा जैसे कि दोस्तों आपका हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा का राज्य जो है आपका वो सबसे ज्यादा किस मैदानी क्षेत्र के अंदर दोस्तों घिरा हुआ है, यानी कि मैदान है आपका, मैदानी क्षेत्र दोस्तों हरियाणा का जो सबसे ज्यादा है। और इसके बाद दोस्तों कि जिसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, अगर आप लोगों से भाई बात की जाए निर्माण की, आप लोगों ने देखा है कि दोस्तों हरियाणा क्या है कि मैदान की तरह है। हरियाणा में कोई पहाड़ पर्वत नहीं है कि भाई एक राज्य ऊपर है, मतलब एक जिला ऊपर है एक नीचे है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप लोगों को पता है कि भाई आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र की दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि भाई मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण की अगर आप लोगों से बात की जाए तो दोस्तों निर्माण कब किया गया था इसका, तो निर्माण की जैसे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, यमुना नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यमुना नदी के बाद दोस्तों क्या है आपकी गग्गर नदी। तो ये सभी नोट करते चले कि यमुना नदी है, गग्गर नदी है, और एवं इसके बाद दोस्तों आपकी जैसे कि सरस्वती। कौन सी दोस्तों, सरस्वती। आप लोगों ने सभी ने सरस्वती का नाम सुना होगा दोस्तों कि सरस्वती नदी है, गग्गर नदी है। ये नदी क्या है दोस्तों, इन्हीं नदियों के कारण आपका क्या है, हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है। क्योंकि भाई आप लोग देखते हैं कि नदी क्या है दोस्तों, सिंपल सीधी नदी रहती है आपकी, पहाड़ों से तो गिरती है। मानते हैं कि भाई ग्लेशियर से क्या होता है कि आपकी नदियां आती है, बर्फ जब पिघलती है तो वो पानी बनकर दोस्तों कहां पर, नदियों के थ्रू आता है। लेकिन हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों वो किन नदियों के कारण है, वो दोस्तों यमुना, गग्गर और सरस्वती। इसके साथ दोस्तों अगर आप लोगों से जलोढ़ मृदा का रंग पीला व भूरा होता है, ये क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि भाई जलोढ़ मिट्टी होती है ना जो आपकी, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, भाई जलोढ़ मिट्टी का रंग तो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो पीला और दूसरा दोस्तों भूरा रंग। ये क्या है दोस्तों, ये 2 रंग जलोढ़ मिट्टी के होते हैं। और ये मिट्टी क्या होती है दोस्तों, उपजाऊ मिट्टी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
उपजाऊ मिट्टी के नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है। ये मिट्टी दोस्तों आपकी क्या रहेगी, उपजाऊ मिट्टी रहेगी। यहां से दोस्तों किसी विद्यार्थी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स छोड़ दीजिए, कमेंट के बाद दोस्तों आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई मिल जाएगा। यहां से दोस्तों कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 100% की श्योरिटी के साथ दोस्तों हम कहेंगे आपका जो दुर्गा शक्ति का पेपर है वो 100% दोस्तों क्लियर हो जाएगा। मेन आपका क्या काम है दोस्तों कि क्लास कंटिन्यू लगाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं, पीडीएफ के भरोसे मत बैठें। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सपोज कीजिए क्या है, ये एक रास्ता है दोस्तों और इस रास्ते पे कंकर पत्थर पड़े हुए हैं और आपको नंगे पांव चलना है। तो दोस्तों आप नंगे पांव नहीं चलेंगे, आप क्या करेंगे, अपने पांव में जूते डाल लेंगे, जूते चप्पल डाल लेंगे ताकि आपको चलने में आसानी हो। मानते हो इस बात को? अगर दोस्तों वो कंकर पत्थर बाहर है, अगर वो 1-2 कंकर पत्थर आपके जूतों के अंदर आ गया तो आप नहीं चल पाओगे, वो आपको बार बार चुभेगा। तो इसीलिए दोस्तों बाहर की समस्याओं से हम जूझने ना, मतलब जूझे ना, उनको हम कवर कर सकते हैं। अपने अंदर की जो समस्या है उनको बाहर निकाल दो, केवल और केवल दोस्तों 70 दिनों के लिए। भाई 70 दिन के अंदर आप हर रोज का आधा टॉपिक भी मतलब करोगे तो दोस्तों देखो आप क्या वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि हाँ जी 30 टॉपिक भी अगर ऐसे चलेंगे ना, आपको 30 टॉपिक में से क्या आपके प्रश्न नहीं आएंगे क्या दोस्तों? यही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक बात चीज के लिए। अब आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पीली व भूरे रंग की होती है और क्या है, ये उपजाऊ मिट्टी है। इसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है भाई। इसके बाद हरियाणा की भूमि को मुख्य है 3 भागों के अंदर बांटा गया भाई। हरियाणा की जो भूमि है ना आपकी, हरियाणा की क्या है भूमि, हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है भाई? परीक्षा के अंदर 2019 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है भाई, हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो भाई 3 भागों में बांट रखा है। कितने भाग में? 3 भाग में। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली या फिर दोमट मिट्टी मिलती है। भाई हरियाणा के सबसे अधिक क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? या तो आपको रेतीली मिट्टी, कौन सी? रेतीली, या फिर कौन सी? दोमट मिट्टी। ये क्या है भाई? हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। हरियाणा में मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। आप लोगों को मैंने बताया था भाई पीले व भूरे रंग की जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है और इसमें कृषि भी दोस्तों क्या होती है, सबसे अधिक होती है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता ना किया करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों की पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि मोरनी में, आप लोगों ने मोरनी का नाम सुना होगा, मोरनी हिल्स का। क्या है? मोरनी हिल्स। भाई हिल्स का नाम आ गया ना जहां पर कि मोरनी हिल्स, क्या है ये? हिल्स। हिल का मतलब तो दोस्तों पहाड़ियां होता है। तो भाई पहाड़ों में कौन सी मिट्टी मिलेगी? पत्थर ही मिलेंगे पहाड़ों में। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पथरीली मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्र आपके मोरनी हिल्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहा गया है कि हरियाणा की प्रमुख कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा? दोबारा रिपीट है भाई, मैंने आपको बताया भाई हरियाणा की जो मिट्टी कितने भागों में बांटी रखी है? 3 भाग में दोस्तों। क्या है? 3 भाग में बांट रखी है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया भाई? 6 भागों में बांट दिया। अब आप लोगों से पूछा जाए कि उस व्यक्ति का नाम तो बताएं जिसने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। तो दोस्तों उसका जो नाम रहेगा वो क्या है? डॉक्टर जसवीर सिंह। क्या है? डॉक्टर जसवीर सिंह। तो जसवीर सिंह दोस्तों क्या रहेगा? उनका नाम रहेगा। इन्होंने क्या किया भाई? हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांट दिया। अब यहां तक बेसिक बात थी भाई। अब हम बात करेंगे 6 मिट्टी कौन कौन सी है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं ताकि मैं इसको रफ कर दूं। हाँ जी दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे कि भाई अगर पूछ लिया जाए क्या भाई 6 मिट्टी बताएं कौन कौन सी है, जो जसबीर सिंह, डॉक्टर जसबीर सिंह ने जो आपकी हरियाणा की मिट्टी को दोस्तों 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला भाग अगर मैं बात करूं भाई हल्की, क्या है? अति हल्की मृदा। अति का मतलब दोस्तों कि बहुत ज्यादा हल्की, अति हल्की मृदा। अब आप लोगों से बात की जाए भाई हल्की क्या है?
अति हल्की मृदा दोस्तों ये कहां पर पाई जाएगी? हरियाणा के सिरसा के दक्षिण भाग में। भाई हरियाणा के अंदर क्या है आपका? सिरसा। सिरसा के किस भाग में पाई जाएगी? ये हरियाणा के सिरसा के दक्षिण भाग में ये मिट्टी पाई जाएगी। इसके अलावा फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ में, यहां पर दोस्तों नाम नोट कर देता हूं, सभी साथ के साथ लिखें। सबसे पहला नाम क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद क्या है दोस्तों? हल्की मिट्टी, सबसे हल्की। उसके बाद भाई भिवानी, भिवानी में भी हल्की मिट्टी है। उसके बाद भाई आप लोगों ने महेंद्रगढ़ का नाम सुना होगा, तो महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये हल्की, सबसे हल्की मिट्टी। और इसके बाद दोस्तों कहां पर पाई जाएगी? भाई एक ही राज्य है, मतलब एक ही जिला आपका रहता है, कौन सा? हिसार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई कि ये 5 जो आपके क्या है, 5 जो जिले बने आपके, 2 ये और एक ऊपर, ये 5 के 5 दोस्तों राजस्थान बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। सिरसा राजस्थान के ऊपर है, हिसार राजस्थान के बॉर्डर पर है, फतेहाबाद भी दोस्तों क्या है आपका वहीं पर आता है, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, फिर क्या आता है? महेंद्रगढ़। चरखी दादरी दोस्तों थोड़ा सा अंदर हो जाता है, मामूली सा, बस ज्यादा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या है आपके सबसे हल्के मृदा वाले क्षेत्र, यानी कि हल्की मिट्टी लगा लीजिए, सबसे हल्के मृदा वाले क्षेत्र लगा लीजिए। इस मिट्टी में चूने की अधिक तथा वनस्पति तत्वों की कमी है। किसकी कमी बताई गई है दोस्तों? यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसकी सबसे अधिक चूने की अधिकता है, यहां पर चुनना है ना, जो आपका क्या है दोस्तों? चुनना तो अधिक हो गया, यहां पर क्या हो गया? चुनना अधिक। और कमी किस चीज की बताई है दोस्तों? वनस्पति की यहां पर कमी है। किसकी? वनस्पति। तो वनस्पति की यहां पर कमी पाई जाती है, वनस्पति तत्व लगा लीजिए, या वनस्पतियों की क्या है? कमी पाई जाती है आपको। इसके बाद इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। भाई आप लोगों को पता है ना कि जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता किस मिट्टी के अंदर कम होती है? भाई जो आपकी अति हल्की मिट्टी होती है, ये जल को ग्रहण नहीं कर सकती। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई, रेत के अंदर पानी डाल लेंगे तो क्या है भाई, वो कभी पक्का रेत नहीं बनता। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रेत होता है, राजस्थान के साइड में जाओ, रेत पे पानी फेंक दो, क्या वो पानी जम जाएगा उसके ऊपर? नहीं ना। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है? ग्रहण नहीं कर सकते। और अपने वाली यहाँ पे मिट्टी पे फेंक के देखो, पानी गिल्ली हो जाएगी मिट्टी। यही चीज दोस्तों आपको समझाना चाहता हूं, और यही साइंस में दोस्तों पूछे जाएंगे। और ये आपके हरियाणा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दुर्गा शक्ति का, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कैनल पटवारी हो, हरियाणा ग्रुप डी हो, ये उसके अंदर दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस दुर्गा शक्ति के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें कि इसलिए यह मिट्टी दोस्तों क्या है कि शीघ्र ही सूख जाती है। भाई अगर पानी गिर गया, पानी ये अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती तो सूखेगी, सिंपल सी बात है। सूख यानी कि सबसे पहले सूख जाए, या आपको कहें कि भाई रेत के ऊपर पानी डाला तो पानी क्या है दोस्तों, वो पीता तो है नहीं भाई, गिल्ली तो होती नहीं, वो क्या है, इसलिए 1 सेकंड के अंदर सूख जाती है। इसके बाद क्या कहा जाता है कि लेकिन इसमें दालें व मोटे अनाज की कृषि की जाती है। भाई इसके अंदर कौन कौन सी कृषि की जाती है? दाल, मोटे अनाज, कौन कौन सी कृषि है भाई? अगर परीक्षा में पूछा जाए इस मिट्टी के अंदर कौन सी कृषि की जाती है, तो दाल, मोटे अनाजों की क्या होती है? कृषि होती है। बेसिक बात है दोस्तों। और हल्की मिट्टी की दोस्तों अगर बात करें, पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसके बाद दोस्तों हल्की, ये क्या थी? अति हल्की। इसके बाद आपकी आती है हल्की मिट्टी लगाएं या मृदा लगाएं, बात एक ही रहेगी। हल्की मिट्टी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कही है? 2 प्रकार की। किसने कही है? डॉक्टर जसबीर सिंह। याद रख लेना, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी 6 प्रकार की है। दूसरा प्रकार है हल्की मृदा, और हल्की मृदा दोस्तों 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। कौन सी? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। और सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या रहेगा? बलुई मिट्टी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी कि बलुई दोमट मृदा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। यहां तक भाई किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अपेक्षाकृत मैंने बात की थी ना कि ये 2 प्रकार की होती है। हल्की मिट्टी कितने प्रकार की कही थी भाई आप लोगों से? 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार की मैंने कही है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं।
पहला प्रकार क्या था? अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। हम इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है ना, जो मैं यहां पर पॉइंट नंबर 1 पूरा नाम नहीं लिख रहा, पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों ये अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी दोस्तों, दोमट मिट्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है? रोसली। क्या कहा जाता है भाई? रोसली। परीक्षा में पूछ लिया जाए आप लोगों से रोसली किसे कहा जाता है, तो रोसली दोस्तों किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को अन्य नाम रोसली से जाना जाता है। और कहा जाता है दोस्तों ये कहां पर? जैसे कि आपका भिवानी, कहां पर है दोस्तों? भिवानी। भिवानी के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद दोस्तों कहां पर? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद दोस्तों कहां पर? जज्जर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जज्जर व हिसार में दोस्तों कहां पर ये मिट्टी मिलती है? ये हिसार। यानी इन 5 जिलों के अंदर, हरियाणा के इन 5 जिलों के अंदर कौन सी मिट्टी? रोसली मिट्टी। रोसली मिट्टी को क्या कहा जाता है भाई? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी या फिर रोसली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक क्लियर है सभी का। उसके बाद दोस्तों क्या कहा जाता है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है भाई? ये जल धारण, यानी कि अगर इस मिट्टी पे हम पानी फेंकेंगे तो ये गिल्ली हो जाएगी। कहने का मतलब जल धारण कर लेती है। तो जल धारण करने की क्या होती है? इसके अंदर क्षमता होती है। यहां तक नोट कर लिए। इसमें फसलें भी क्या होती है भाई? जो मिट्टी पानी पी लेगी तो भाई फसल तो डेफिनेटली बात है अच्छी होगी। तो यहां पर दोस्तों क्या होगी? फसल भी अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी फसल। अच्छी फसल दोस्तों आपकी किस मिट्टी में होगी भाई? आपकी जो रोसली मिट्टी या फिर बालू दोमट मिट्टी के अंदर आपकी फसल भी अच्छी होगी। इसके बाद आप लोगों से मैंने बात की थी पॉइंट नंबर 2 की। क्या था? बलुई दोमट मिट्टी। अब बलुई दोमट मिट्टी में दोस्तों क्या होता है कि मृदा नरम होती है। ये मिट्टी क्या होती है दोस्तों? नरम मिट्टी होती है। यह मिट्टी सिरसा तहसील व डबावली के कुछ गांव के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है भाई? ये मिट्टी आपको सबसे पहले जैसे देखा जाए सिरसा में पाई जाती है। सिरसा की तहसील है दोस्तों एक कौन सी? सिरसा की तहसील आपकी डबवाली। डबवाली में भी ये मिट्टी आपको पाई जाती है। सामान्यतः दोस्तों ये मिट्टी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हमने 2 प्रकार की बात कर ली भाई, अति हल्की और हल्की मिट्टी की। अब मैं बात करूंगा मध्य जो मिट्टी होती है। यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, अगर किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मिल जाएगा रिप्लाई आपको, ठीक है। अब मैंने बात करनी है थर्ड पॉइंट की। भाई थर्ड पॉइंट क्या है? मध्य मृदा के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों से अति हल्की की बात कर ली, हल्की की बात कर ली। अब मध्य मृदा, भाई बीच की मिट्टी को क्या बोलते हैं? मध्य का मतलब तो बीच में ही हो गया। तो बीच की जो मिट्टी है आपकी, मध्य बीच, वो समुद्र वाला बीच नहीं, सेंटर वाला बीच। तो मध्य पॉइंट नंबर 3 भाई क्या पूछा है आप लोगों से? मध्य मृदा। तो नोट करें क्या है? मध्य मृदा। तो मध्य मृदा में अगर आप लोगों से पूछा जाए, यह मिट्टी भारी दोमट व हल्की दोमट, सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। यह कितने प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अति हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी, दोनों को मिला दो तो ये कौन सी मिट्टी बन गई आपकी? मध्य मृदा। ये कितने प्रकार की भाई? 3 प्रकार की। समझ गए ना? जो आपकी 1 नंबर कौन सी थी? अति हल्की, और दूसरी हल्की। तो उन दोनों को मिलाने पर आपकी कौन सी मिट्टी बन गई? तो बन गई दोस्तों आपकी मध्य मृदा। और ये कितने प्रकार की है? ये 3 प्रकार की है। पहला प्रकार दोस्तों कौन सा रहेगा? पहला प्रकार है इसका मोटी दोमट। कौन सी है भाई? मोटी, मोटी दोमट है। सेकंड प्रकार दोस्तों क्या रहेगा? हल्की। क्या रहेगा? हल्की दोमट। थर्ड प्रकार कौन सा है दोस्तों? दोमट मृदा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं भाई मोटी मिट्टी की। मोटी में दोस्तों ये नुहू व फिरोजपुर के अंदर या फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। भाई मोटी मिट्टी है ना जो आपकी, ये मोटी दोमट, ये कहां पर? नुहू मेवात का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो नुहू में पाई जाएगी। नुहू के बाद दोस्तों नुहू व फिरोजपुर, कहां पर? फिरोजपुर के, जो फिरोजपुर झिरका का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, फिरोजपुर झिरका बोलते हैं जिसको, फिरोजपुर झिरका, नुहू व फिरोजपुर झिरका के निचले स्थानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी आपकी? मोटी दोमट। सेकंड पॉइंट क्या है? हल्की दोमट। तो सेकंड पॉइंट लिखे
क्या लिखे दोस्तों इसमें कि राज्य मध्यवर्गीय भाग में पाई जाती है। जैसे कि भाई हल्की दोमट कहां पाई जाती है, आपकी जींद के अंदर पाई जाती है। जींद के बाद दोस्तों आपका कैथल के अंदर पाई जाती है। कहां पर? कैथल के अंदर। कैथल के बाद दोस्तों कहां पर? सोनीपत के अंदर पाई जाएगी। सोनीपत के बाद दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर भी ये पाई जाएगी। और हल्की दोमट, हल्की दोमट मिट्टी, माफी चाहूंगा दोस्तों, जो ये दोमट मिट्टी है ना आपकी, ये पॉइंट नंबर 3 पर लिखने दोस्तों। क्या है? जो आपकी जींद, कैथल, सोनीपत, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अगर आप लोगों से पूछा जाए, मैं दोबारा नोट करवा रहा हूं भाई, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए जींद, कैथल, सोनीपत, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों दोमट मिट्टी, कौन सी? दोमट मृदा पाई जाती है आपकी इन जिलों के अंदर। हल्की मृदा की अब मैं बात करता हूं, ये पॉइंट नंबर 2 है ना जो आपका, पॉइंट नंबर 2 दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, हल्की कौन सी? हल्की मृदा आप लोगों से पूछा जाए तो हल्की मृदा दोस्तों कहां पाई जाती है? यह मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग, गुड़गांव के कौन से भाग में? गुरुग्राम के कौन से भाग में पाई जाती है? उत्तरी भाग में पाई जाती है। और अंबाला के किस भाग में पाई जाती है भाई? हम अंबाला एक बार नोट करेंगे, अंबाला क्या है? अंबाला। गुरुग्राम और अंबाला के किस भाग में पाई जाती है भाई? दक्षिण पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। और इसके साथ साथ मध्य रेवाड़ी के अंदर, कहां पर? आपका जो रेवाड़ी है, मध्य रेवाड़ी में आपकी कौन सी मिट्टी भाई? हल्की दोमट। हल्की दोमट मिट्टी हरियाणा के 3 जिलों में पाई जाती है। सबसे पहला गुड़गांव, गुड़गांव के उत्तर भाग में, उसके बाद 2 नंबर पर अंबाला, अंबाला के दक्षिण पश्चिमी भाग में, रेवाड़ी के मध्य भाग में आपको ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 दोस्तों सभी विद्यार्थी नोट कीजिए। हमने क्या है? डॉक्टर जसबीर सिंह ने कहा भाई, डॉक्टर जसबीर सिंह ने कहा 6 प्रकार की मिट्टी होती है। 4 हमने पढ़ लिए। अब हम बात चौथे पॉइंट के दोस्तों, 3 हमने पढ़ लिए। अब चौथा पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा? सामान्य भारी। कौन सी दोस्तों? सामान्य भारी मृदा। तो सामान्य भारी मृदा दोस्तों आपकी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। कहां पर? यमुना नगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद आपका करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद दोस्तों सोनीपत, सोनीपत के बाद कहां पर दोस्तों? फरीदाबाद में पाई जाती है भाई। कौन कौन सी सामान्य भारी मृदा आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भाई यहां पर पानीपत है। ये पानीपत अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सामान्य भारी मृदा कहां पर पाई जाती है? तो सबसे पहले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। उसके बाद कहां पर है? पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद में ये मिट्टी आपको पाई जाएगी। अगला पॉइंट नोट करें दोस्तों, यह प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नमी जलोढ़ या फिर नमी जलोढ़ का जमाव हो जाता है। इस मिट्टी में दोस्तों क्या हो जाता है? बाढ़ आने के कारण, बाढ़, बारिश, वर्षा कुछ भी आए तो इस मिट्टी में क्या हो जाता है? इसमें दोस्तों आपका जलोढ़ का जमा या फिर जलोढ़ जमाव हो जाता है। तो जलोढ़ यानी कि पानी इस मिट्टी के अंदर भर जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी से? अगर आप लोगों से पूछा जाए खादर मिट्टी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है, मेरे भाई खादर मिट्टी पूछिए तो खादर, खादर मिट्टी कहां पाई जाएगी? मैंने आपको बता दिया, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। हाँ जी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। यहां पर ये 6 जिलों के अंदर क्या है? आपको ये मिट्टी पाई जाएगी। खादर मिट्टी कहा जाता है और इसे दोस्तों पुरानी जलोढ़ को बंगर कहा जाता है या फिर इसे बंगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
बंगर मिट्टी के नाम से। यह मृदा सूखने पर क्या हो जाती है, कठोर बन जाती है भाई। क्या हो जाती है, कठोर। आप लोगों ने आरे चूल्हे बनाए होंगे भाई, जो वो मिट्टी होती है उसको हम अगर गोल ऐसे बांध के रख देना, उसको सुखा देंगे तो सूखने पर वो पत्थर की तरह कठोर बन जाती है। तो वो क्या है, खादर मिट्टी लगा लीजिए उसको, या आपकी सामान्य भारी मृदा। भाई देसी बात आपकी क्या रहेगी, खादर। उसमें भी देसी भाई बांगर मिट्टी। बांगर की मिट्टी भाई आप तसले ले गए हो कभी, तो उसमें क्या है दोस्तों, तसलों में मिट्टी भरते हैं, मिट्टी से आरे चूल्हे ये बनाते हैं या गिंठी वगैरह बनाते हैं। तो वो क्या है, कठोर मिट्टी दोस्तों, उसी को कहेंगे सिंपल भाषा में। इसके बाद इसमें दोस्तों कृषि की बात की जाए भाई, इसके अंदर कृषि कौन कौन सी की जाती है, तो कृषि भाई सबसे पहले चावल। चावल अच्छा होगा, गेहूं अच्छी होगी। गेहूं के बाद दोस्तों गन्ने की अच्छी फसलें दोस्तों इसके अंदर होंगी। भाई देखो चावल भी इंपॉर्टेंट है, चावल में क्या है, पानी। अब गेहूं का सीजन है दोस्तों, गेहूं बोई जाएगी तो सबसे अधिक गेहूं भी यहां पर, ठीक है ना। चावल कहां पर सबसे अधिक होते हैं, हरियाणा में, करनाल के अंदर। वर्ड में बता दीजिए एक बार कमेंट करके कहां पर सबसे अधिक है, ठीक है। ये आप लोगों का यहां तक एक बार नोट करें। पॉइंट 4 पढ़ लिए हम, किसने, जसबीर सिंह ने 6 कहे थे, हमने 4 पढ़ लिए। अब दोस्तों 2 पॉइंट रहते हैं आपके, वो भी पढ़ लेंगे। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, जितना जल्दी हो उसके दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। और क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रहने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करूंगा। अब आपके डॉक्टर जसबीर सिंह ने कहा कि भाई हरियाणा की 6 मिट्टियां होती है, 4 हमने पढ़ ली। 5वीं मिट्टी का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या नाम है भाई, भारी तथा बहुत भारी मृदा। एक तो भाई भारी होगी, अरे एक उससे भी ज्यादा भारी होगी। तो दोस्तों अब पॉइंट नोट कर लें कि भारी तथा बहुत भारी। पॉइंट नंबर क्या बन गया आपका, 5। सबसे पहले क्या है कि भारी, भार, भारी तथा बहुत भारी। क्या आपकी मृदा लगाएं या मिट्टी लगाएं, आपकी मर्जी है। अब यह मिट्टी दोस्तों कहां पर है, ये थानेश्वर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। थानेश्वर भाई, ये थानेश्वर आप लोगों ने सुना होगा, स्थानेश्वर, थानेश्वर, या फिर दोस्तों आपका क्या है, थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके बाद दोस्तों जगाधरी कहां, जगाधरी आपका यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद। फतेहाबाद किसने बसाया भाई, फतेहाबाद फतेह खान ने बसाया था अपने बेटे किसके नाम पर, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बसाया था, ठीक है। और कब बसाया था कमेंट करके बताएं भाई, कब बसाया, ठीक है। और जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर को दोस्तों क्या कहा जाता है, जुड़वा शहरों के नाम से जगाधरी यमुनानगर को जाना जाता है। थानेश्वर, स्थानेश्वर, नील श्रीकंठ जनपद, कुछ भी नाम आए भाई, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, ये दोस्तों बाद की बातें हैं। जो हमारा पॉइंट है हम उससे नहीं हटेंगे। इसमें दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई, जैसे कि ये क्या है, 3 जिलों के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी है, बहुत भारी या फिर भारी मिट्टी। इसमें दोस्तों इस मृदा को क्या कहा जाता है, डाक्कर के नाम से। किसके नाम से, डाक्कर। अगर परीक्षा में पूछा जाए डाक्कर मृदा कहां पर पाई जाती है, तो भाई थानेसर, जगाधरी और फतेहाबाद। जगाधरी आपका यमुनानगर के अंदर है, YNR यानी यमुनानगर। इसमें दोस्तों डाक्कर मिट्टी किसे कहा जाता है, परीक्षा में तो दोस्तों डाक्कर ही पूछेंगे आपसे, ना कि भारी तथा बहुत भारी। डाक्कर कहां पर है, 3 जगह पर है दोस्तों। ये 3 जगह के नाम आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इस मृदा को डाक्कर मृदा के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी दोस्तों फसलें होती है, जैसे कि गेहूं होती है, गेहूं इंपॉर्टेंट है। गेहूं के बाद दोस्तों क्या होता है, चावल भी होता है। चावल के बाद दोस्तों जौ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जौ भी इसके अंदर होती है। कपास का आप लोगों ने बाड़ी भी बोल देते हैं भाई, बाड़ी भी होती है इसके अंदर। ये क्या है, आप लोगों की जो कृषि रहेगी इसके अंदर होती है। और अगर पूछा जाए थानेसर, फतेहाबाद में गग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिका मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, कठोर चिका, चिका मृदा। चिका मृदा कहां पर दोस्तों पाई जाएगी, आपकी थानेसर, फतेहाबाद में गग्गर मिट्टी के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर। कौन सी, अगर परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार भी पूछ लिया जाए, सोलर नामक क्या है, सोलर नामक
क्या है, सोलर नामक कठोर जो मिट्टी है कहां पाई जाएगी? सोलर नामक कठोर मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? तो दोस्तों ये आपके थानेसर और फतेहाबाद के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों क्या मिट्टी रहेगी? ये आपकी कठोर मिट्टी रहेगी, ये भी आप लोगों को याद रखना। भाई पॉइंट 5 हमने कर लिए। छठा पॉइंट आपके डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? शिवालिक, गिरिपादिक तथा चट्टानी मृदाएं। दोस्तों क्या है? शिवालिक। सबसे पहले नोट करेंगे आप शिवालिक। शिवालिक के बाद दोस्तों क्या कहा है भाई? गिरिपादीय। गिरिपादीय के बाद चट्टानी। वह चट्टानी मिट्टी लगाएं या मृदा लगाएं, आप लोगों की बात। ठीक है भाई। शिवालिक की अब मैं बात करता हूं। शिवालिक आपको कहां पर मिलेगी? पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अंबाड़ा आदि क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? सबसे पहले लिखें पंचकुला। पंचकुला के बाद यमुनानगर। यमुनानगर के बाद कालका। कालका कहां पर है? पंचकुला में ही है आपका। कालका के बाद जगाधरी। कहां पर है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। और अंबाड़ा के अंदर। कहां पर? अंबाला के अंदर ये पाई जाती है। और पूछ लिया जाए कि भाई किन जिलों के अंदर, कितने जिले आ गए दोस्तों आपका? 1 जिला, 2 जिला और 3 जिले के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। 3 जिलों में तो क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। स्थान पूछे जाए तो 5 स्थान पे मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि भाई कालका कहां पर? पंचकुला में है। जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर में। इसलिए दोस्तों क्या है कि 3 जिलों के 5 क्षेत्रों में दोस्तों क्या है, ये मिट्टी आपकी रहेगी। कौन सी मिट्टी? शिवालिक की मिट्टी दोस्तों। इसके बाद आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा भाई? शिवालिक। इसके बाद गिरिपदीय मृदा। गिरिपदीय मृदा के बारे में दोस्तों सभी नोट करें। गिरिपदीय मृदा आपको कहां पाई जाएगी? जैसे कि कालका। कालका के बाद दोस्तों नारायणगढ़। कौन सा है? नारायणगढ़। अब ये कालका मैंने बताया पंचकुला के अंदर है। नारायणगढ़ आपका अंबाड़ा के अंदर है। ये मिट्टी पाई जाती है। इसे घर व कंगी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी गिरिपदीय, गिरिपदीय मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है पूछ लिया जाए तो भाई इसको कंगी, किस नाम से? कंगी मृदा के नाम से जाना जाता है। ये अन्य नाम रहेगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप लोगों से मैं बात करूं चट्टानी मिट्टी की, कौन सी भाई? चट्टानी मिट्टी बताएं। चट्टानी मिट्टी के बारे में आप लोगों से पूछा जाए भाई, हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में कौन सी? अरावली पर्वत में दोस्तों कौन सी? अरावली पर्वत में आपकी चट्टानी मृदा पाई जाती है। अरावली पर्वत में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी भाई? चट्टानी। क्योंकि अरावली पर्वत यार पहाड़ों में तो बेसिक बात है भाई, मिट्टी कौन सी होगी? पहाड़ों में तो पत्थर होंगे, और पत्थर को दोस्तों क्या कहेंगे आपके? चट्टान, चट्टानी मिट्टी या फिर पथरीली मिट्टी। ठीक है ना। ये कहां पर है दोस्तों आपकी? ये अरावली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें नोट कर रहे हैं, मृदा कम उपजाऊ होती है। क्या होती है भाई? कम उपजाऊ। क्योंकि भाई पत्थरों में कृषि नहीं की जा सकती। पत्थरों में क्या नहीं की जा सकती? कृषि नहीं की जा सकती। यहां से किसी का कोई पॉइंट है या कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है दोस्तों। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों से क्या पूछा जाता है भाई? अगर मृदा अपर्दन के बारे में, क्या मृदा अपर्दन आप लोगों ने भाई बचपन से पढ़ा होगा। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा भाई। मृदा अपर्दन क्या होता है? अगर पता है ना, 1-2 लाइन लिख के फटाफट हिंदी में कमेंट कर दीजिए, मृदा अपर्दन क्या होता है। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि राज्य में मृदा अपर्दन मुख्यतः जल व वायु। क्या दोस्तों? जल व वायु। भाई जल व वायु के कारण क्या होता है? आपका मृदा अपर्दन होता है। कैसे? यह मृदा अपर्दन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? मृदा अपर्दन को रेगुर, क्या है? रेगतली या फिर रेगुर दोस्तों, क्या मैं एक बार लिख ही देता हूं। ये क्या? मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी में पानी धारण की क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में पानी ग्रहण करने की या पानी पीने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। चिकनी मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी भाई, पुराने समय में
आज के समय में कुछ लोग करते होंगे, वह चिकनी मिट्टी में क्या करते हैं, उसमें एक कुल्हड़ी के अंदर मिट्टी डाल के, पानी भर के, एक कपड़े को उसके अंदर डाल के दोस्तों आज दीवारों पे भी लिपते थे पुराने समय में, आरे चूल्हे गिंठी उनसे उनको भी लिपते थे, कुछ लोग फर्श को भी लिप देते थे। वो क्या है, चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी दोस्तों क्या है कि शाइनिंग अच्छी आती थी। मैं कोशिश करूंगा आज अगर मेरे को कोई फोटो मिल जाती है मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, वो देखना चिकनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो भाई मृदा अपरदन क्या, जल व वायु के कारण मृदा अपरदन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में हम ज्यादा बारीक के अंदर नहीं जाएंगे, परीक्षा में बस यही पूछ लिया जाए कि भाई मृदा अपरदन के बारे में बताएं। तो मृदा अपरदन दोस्तों आपको पता है भाई क्यों होता है, भाई जल या वायु, ये दो ही चीज है मृदा अपरदन की, ठीक है। वो आप लोग अब समझ चुके होंगे। क्या जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में मैं कंप्लीट डाटा इसका आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम जलवायु की बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई जलवायु, यहां तक एक बार सभी नोट कर लीजिए। और चिकनी मिट्टी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, किसकी, चिकनी। चिकनी मिट्टी क्या होती है भाई, पानी सबसे अधिक क्या करती है, पानी सबसे अधिक चिकनी मिट्टी पी लेती है। पानी सबसे अधिक कौन पीती है, चिकनी मिट्टी पीती है। ये यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर ले। कोई डाउट क्वेश्चन कुछ भी हो भाई पूछ लिया करो, आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन के बाद तो दोस्तों क्या है, फिर हमें कोई चिंता नहीं किसी भी पेपर की, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया HSSC दोस्तों 25-25 नंबर का बोल बोल कर वो कुछ, मैं एक बार कॉमेंट्स देखता हूँ दोस्तों, कुछ बच्चों ने मेरे पास कुछ वीडियो शेयर की है कि वो क्या से क्या मतलब, देखता हूं कि कमेंट आजकल जो मेल कांस्टेबल के ऊपर आई हुई है कि लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खागी रहे, हरियाणा जीके की कह के नेशनल जीके आगी रहे, मतलब ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारे जो कमेंट हैं आए हुए हैं कि भाई हरियाणा के जो जीके के टीचर है उनके लिए सिर्फ एक ही पर्सन है। मतलब बहुत सारे टीचर्स को दोस्तों बुरा भी लगा कि इस बात का, मतलब कि यार इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, हरियाणा जीके के बच्चे सोच रहे हैं कि 25 नंबर आएंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर देखते हैं भाई क्या मिलता है आपको, केवल और केवल 0.80, केवल इस नंबर की दोस्तों हरियाणा जीके। यार इतनी मेहनत करने के बाद केवल और इतना छोटा सा अंक। तो दोस्तों वो चीज दोबारा ना हो, इसीलिए सभी विद्यार्थी अपना हर एक सब्जेक्ट पर फोकस रखें और पूरे दिन दोस्तों केवल और केवल 70 दिन ना दिल और जान से मेहनत कर लीजिए। 70 दिन के बाद भाई चाहे कहीं मर्जी कैसे मर्जी कुछ मर्जी करो, आपका राज है, आपकी सरकार है बस फिर, ठीक है ना। यहां तक उम्मीद करूंगा सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको रफ करके आप लोगों से बात करूंगा जलवायु की। डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा की मृदा कितने प्रकार की है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा की मृदा कितने प्रकार की है, अगर पूछा जाए तो भाई 6 प्रकार की है। पहला प्रकार आप लोगों को पता है अति हल्की, दूसरा हल्की। इस प्रकार से दोस्तों अगर दोनों को मिला के फिर क्या होती है आपकी मृदा दोमट। ये आप सभी ने नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। भाई अब बात करते हैं हम किसकी, हैशटैग जलवायु। क्या है, जलवायु। भाई जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट है। जलवायु आपको पता है भाई, थोड़ा सा आगे किसी और राज्य में जाए जल भी चेंज, वायु भी चेंज, कुछ और आगे जाए वहां की और जलवायु चेंज। ये क्या है दोस्तों, मौसम अलग बात है, जलवायु आपकी अलग बात है, दोनों में डिफरेंट है। भाई मौसम क्या होता है, सर्दी गर्मी ठंड, ये मौसम है आपका। जलवायु वो अलग चीज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने बात की थी जलवायु की, भाई किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा। अब वायुमंडलीय दशा दोस्तों क्या है कि वायु मंडलीय। अब यहां पर वायुमंडलीय दशा क्या होती है भाई, वायुमंडलीय दशा जैसे कि तापमान। क्या है, तापमान। तापमान के बाद दोस्तों वायु दबाव। क्या है, वायु दाब। उसके बाद क्या होता है, आर्द्रता। क्या होती है, आर्द्रता। या फिर वायु वेग पवन। क्या है, वायु वेग पवन। ये 4-5 पॉइंट दोस्तों क्या है, वायुमंडलीय दशा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ मिनट, घंटे, 4-5 दिन के सम्मिलित मौसम को या महीनों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल जलवायु। भाई जलवायु कैसे पता चलती है, भाई तापमान क्या है, आर्द्रता, वायु दबाव, पवन, हवा, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी वायु के अंदर आ जाती है। इसके बाद हरियाणा की जलवायु निर्धारण
समुद्र से दूरी हरियाणा की, किसकी दोस्तों, हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की जलवायु को दोस्तों निर्धारण कैसे किया जाए या निर्धारित कैसे किया जाता है, निर्धारण। आप लोग कभी भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर फॉर एग्जांपल भाई कैथल का रेलवे स्टेशन है, कैथल का नाम के नीचे आपको मिलेगा समुद्री तल से ऊंचाई, वो क्या है आपका, वही हम पढ़ रहे हैं भाई। हरियाणा की जलवायु निर्धारित कैसे की जाती है, समुद्र से दूरी या समुद्री तल से क्या है, ऊंचाई। तो हम लिखते हैं समुद्र से दूरी या समुद्री तल से ऊंचाई उत्तर पश्चिमी विभोग एवं दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से भाई आपके हरियाणा की जलवायु पता चलती है, हरियाणा की जलवायु आपको कैसे पता चलेगी भाई, कैसे पता चलेगी, उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिमी विभोग या फिर विभोग या फिर विक्षोभ एवं दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको हरियाणा की क्या जलवायु का पता चलता है। यहां तक दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि जो आपके हरियाणा की क्या है जलवायु निर्धारित कैसे की जाती है, वो उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से जो विभोग होता है ना, विक्षोभ, उससे क्या है आपकी जलवायु मापी जाती है। समुद्र से दूर होने के कारण भाई, समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सूचक महाद्वीप प्रकार की है। हरियाणा आप लोगों को पता है भाई समुद्र से कितना किलोमीटर दूर है, मानते हो इस बात को। तो इसीलिए जो आपके हरियाणा की जलवायु समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध, क्या है, उपोष्ण कटिबंध। ये क्यों है भाई, क्योंकि आपका और समुद्र का डिफरेंट कितने किलोमीटर का है, इसीलिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी समुद्र से दूर होने के कारण। ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है भाई, पूछ लिया जाए तो भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है भाई, मानसूनी का। आप लोगों ने किसका, मानसूनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। भारत की जलवायु मानसूनी अंतर्गत आती है। ये आपकी क्या है, भारत की। भाई एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार हरियाणा कंप्लीट कर दें, हरियाणा के बाद इंडिया ही पढ़ना है हमने। इंडिया का करंट, इंडिया का जीके, इंडिया का हर एक दोस्तों जो आपका टॉपिक है वो पढ़ेंगे। भाई दुर्गा शक्ति हो, कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम, हमारा सिर्फ एक फोकस है, वो दोस्तों ये नहीं कि भाई हमने 60 नंबर लेने हैं या 70 नंबर लेने हैं। हमारा फोकस ये नहीं है कि भाई आपको 60 नंबर देने हैं या 70 नंबर देने हैं। ठीक है, और ये आप भी अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दे कि भाई मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूं तो मेरे को भाई 50 नंबर ही चाहिए। दोस्त आप नंबर के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो भाई जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नंबर का क्या है भाई, नंबर तो कम होंगे। अगर आप क्या भाई 70 की सोच रखिए, 70 नंबर लेने, 70 लेने, भाई पेपर देने जाओगे, जाते ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन 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 होता है। वो क्यों होता है, बस तैयारी तो आपकी 70 की थी, देखा 10 मेरे वैसे ही गलत 60 पे पहुंच गए, बाहर किसी और ने बता दिया भाई ये भी ऐसे आंसर आएगा, तो वो क्या है, लेवल आपका डाउन हो जाता है। भाई अगर आपने तैयारी इस चीज की कर रखी है ना भाई, लगना ही लगना है। और ये 70 नंबर तो दोस्तों वो सोचते हैं भाई मेरे को तो बस 70 नंबर मिल जाए, 53 मिल जाए। दोस्त कट ऑफ के ऊपर कभी मत ध्यान दें। कट ऑफ के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। भाई यार पिछली बार तो 53 नंबर थे, अब की बार अगर मैं 54 लूंगा ना तो मेरा जॉब मिल जाएगी। भाई ऐसे जॉब नहीं मिलती। जॉब तो तब मिलेगी जब सिर्फ एक टारगेट है, भाई जॉब लेना है बस, ना कि भाई 57 नंबर लेने, 58 लेने, 55 लेने। ये तो दोस्तों वो सोच होगी बस यार 57 नंबर लेने, बस नंबर से संतुष्ट हूं मैं, ना कि जॉब से। जॉब चाहिए तो जॉब का सोचो, नंबरों का नहीं। नंबर कोई महत्व नहीं करते, महत्व करती है जॉब। लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं दोस्तों। ये बात बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं, मैंने भी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या भाई डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन
डॉक्टर बलादवी, मैं एक बार लिख देता हूं दोस्तों, नाम भी इनका थोड़ा अजीब है, याद आप लोगों को करना पड़ेगा कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर व्लादिमीर। तो व्लादिमीर कोपेन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने पढ़ना है किसके, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अकॉर्डिंग शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्तीय क्षेत्रों से, भाई शिवालिक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर व्लादिमीर, बैल आ दी का छोटी की मात्रा और मीर कोपेन, तो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अकॉर्डिंग जो आपके शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं उनके निकटम वृक्ष जो आपके निकटवर्ती क्षेत्र है ना, उनसे 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में आदर उपकोषण प्रकार की जलवायु तथा राज्य की अधिकांश क्षेत्र में उपकोषण जो आपकी स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर व्लादिमीर के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो आपका कौन सा शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं उसके 72 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। ये क्या है भाई, ये 72 किलोमीटर का चौड़ा मैदान, ये कौन सा आपका पर्वत है, ये आपका शिवालिक का पर्वत है। तो इसके 72 किलोमीटर के अकॉर्डिंग चौड़ाई है जो उस मैदान का दोस्तों जो जलवायु होगा वो कैसा होगा, 72 किलोमीटर दोस्तों 72 किलोमीटर याद रख लेना, किसके अकॉर्डिंग है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों शिवालिक का जो पर्वत है 72 किलोमीटर के अंदर उपोषण प्रकार की, उपोषण मैं लिख देता हूं भाई, उपोषण, तो उपोषण प्रकार की जलवायु क्या है दोस्तों, बहती है या जलवायु पाई जाती है। बस ये छोटा सा बात है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हरियाणा की जलवायु की विशेषता बताएं। हरियाणा की जलवायु की विशेषताएं अगर आप लोगों से पूछ ली जाए, क्या पूछी जाए, हरियाणा की जलवायु की विशेषताएं बताएं। हरियाणा की जलवायु की क्या पूछी है भाई, विशेषताएं। अगर आप लोगों से विशेषताएं पूछी है तो कैसे दोस्तों भाई, हरियाणा की जो जलवायु की विशेषता रहेगी क्या है, तो वो रहेगी आपकी पॉइंट 1 की ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, क्या है, ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मियों में क्या हो जाता है भाई, हरियाणा का ऊंचा, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, ये क्या है भाई आपके हरियाणा की एक विशेषता है। आप लोगों को पता है भाई अब क्या है, सर्दियां शुरू होगी तो अब ठंड शुरू होगी, तो क्या है भाई ये यहां पर क्या हो जाएगा, शीर्ष काल में, शीर्ष में तापमान क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट नंबर 2, अब भाई बात करते हैं शीतकाल की, किसकी, शीतकाल। शीतकाल में क्या हो जाता है, तापमान निम्न तापमान हो जाता है। यहां तक क्लियर कर लीजिए भाई। नोट करने वाली बात मैं आपको बताऊं इसमें कि हरियाणा की जलवायु की विशेषता, ये विशेषता ही है भाई। अगर आप शिमला के अंदर चले जाओ वहां तो आपको 12 महीने ठंड मिलेगी, जम्मू कश्मीर में चले जाओ ठंड मिलेगी, कहीं नीचे वाले क्षेत्रों में गुजरात के अंदर चले जाओ भाई वहां पे इतनी ठंड नहीं होती, गर्मी ही मिलेगी। हरियाणा की सबसे बड़ी विशेषता है, समझ गए, आप लोगों को पता भी है। इसके बाद नोट करने वाली दोस्तों एक बात नोट करें, क्या है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में वर्षा का वार्षिक, किसका दोस्तों, वर्षा का वार्षिक औसत अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्षा का जो वार्षिक क्या है, वार्षिक औसत बताएं, तो वर्षा का जो वार्षिक औसत कितने सेंटीमीटर रहेगा, 114 से लेकर 117 सेंटीमीटर का दोस्तों क्या होगा आपका वर्षा का वार्षिक और औसत। यहां तक एक बार सभी नोट कर लीजिए। हरियाणा की जलवायु भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कोई भी डाउट हो ना पूछ लिया करो, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के। भाई मेन हमारा टारगेट जॉब लेना है। नंबर तो दोस्तों हर कोई ले लेता है, नंबर तो आप टेस्ट दे दे के टेस्ट में भी 50-60 नंबर तो आराम से ले लेते हो, लेकिन टेस्ट में दोस्तों क्या है, वही टेस्ट आपका HSSC लेती है। टेस्ट में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, जॉब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई आप लोगों ने। अब बात कर रहा हूं भाई हरियाणा की किसकी, हरियाणा की किसकी जलवायु की, फटाफट नोट कर ले, पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए।
हरियाणा की क्या, हरियाणा की जलवायु कैसी है? फटाफट दोस्तों एक बार कमेंट करके बताएं, हरियाणा की क्या जलवायु कैसी है? समुद्र से दूर स्थित होने के कारण राज्य की जलवायु कैसी है भाई? मैंने आपको पहले भी बताया था, उपोषण, समुद्र से दूर होने के कारण आपके हरियाणा राज्य की जो जलवायु उपोषण रहेगी। यहां तक आप लोगों को पता है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। उपोषण क्या है? आपकी जलवायु है। इसके बाद डॉक्टर का मैंने एक का नाम बताया था आपको, व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से क्या प्रकार की है भाई? 2 प्रकार की है। अब मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए डॉक्टर का नाम जरूरी है भाई, परीक्षा में पूछ लिया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा अगर आपको डॉक्टर का नाम नहीं याद हुआ। तो डॉक्टर का नाम क्या है भाई? डॉक्टर व्लादिमीर, क्या है? व्लादिमीर, आप लोग नोट करते चले भाई साथ के साथ, कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अकॉर्डिंग हरियाणा की जलवायु कितने प्रकार की है? तो भाई 2 प्रकार की है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए ना दोस्तों, मस्ती करते हुए पढ़े, मन लगा के पढ़े, बस सिलेक्शन दोस्तों इस बार जरूर लेना है। ये दिवाली आपको 100% सिलेक्शन दे, हम भी कामना करेंगे। और जो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों 2 प्रकार के, सबसे पहले कौन सी है? आदर कुपोषण का आप लोगों ने क्या है कि आदर उपोषण का आप लोगों ने नाम सुना है। क्या है? आदर उपोषण, या फिर इसको क्या बोलते हैं भाई? शीत ऋतु, शीत ऋतु जलवायु। ये क्या है? पॉइंट 1। और दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा इनका, जो इन्होंने पूछा है या इनके अकॉर्डिंग है, उपोषण स्टेपी। हाँ जी, क्या है? उपोषण स्टेपी जलवायु। उपोषण स्टेपी जलवायु के नाम से भी आपकी कौन सी भाई? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अकॉर्डिंग हरियाणा की जलवायु 2 प्रकार की। कौन कौन सी है भाई? आदर उपोषण यानी कि शीत ऋतु जलवायु। दूसरी है भाई उपोषण स्टेपी। स्टेपी अगर परीक्षा में पूछा जाए, उपोषण स्टेपी जलवायु किसके अकॉर्डिंग मानी जाती है? तो वो मानी जाती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हरियाणा का औसत तापमान की बात की जाए भाई, हरियाणा का, दोबारा नोट करें, हरियाणा का औसत, औसत क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। हरियाणा का औसत तापमान दोस्तों 22 से लेकर 25 डिग्री। डिग्री आप ऐसे ऊपर 0 भी डाल सकते हैं, डिग्री मैंने लिख दिया है। तो डिग्री के बीच रहता है भाई, 22 से 25 डिग्री के बीच में आपका हरियाणा का औसत तापमान रहता है। हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। हरियाणा में कितनी ऋतुएं हैं भाई? 3 ऋतुएं हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं भाई, 3 जो आपकी हरियाणा की ऋतुएं हैं कौन सी? 3 ऋतुएं। ऋतुएं का मतलब दोस्तों जो आपके हरियाणा के 3 मौसम है ना, गर्मी सर्दी, एक मौसम और आप लोग बता दीजिए कौन सा। गर्मी सर्दी नहीं आएगा परीक्षा में, ये मैं आपको बता दूं भाई, ये भी आप एक बार कमेंट करके बताएं। हरियाणा में 3 प्रकार की कौन सी ऋतुएं हैं, कौन कौन सी है? फटाफट दोस्तों 1 सेकंड के अंदर बताया करो, जल्दी से जल्दी जितना उसके। हरियाणा के अंदर 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सबसे पहली ऋतु जो आपकी रहेगी वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म मैंने गर्मी, क्या है भाई? ग्रीष्म ऋतु। हरियाणा में ग्रीष्म सामान्यतः मार्च से लेकर जून के अंत तक होती है। कब दोस्तों? मार्च से जून। आप लोगों को पता है भाई, जून की छुट्टियां भी आप लोगों ने स्कूल टाइम में देखी होगी, लेकिन आजकल के बच्चों ने वो छुट्टियां नहीं देखी, कोरोना के कारण 1 साल से घर पे मौज कर रहे हैं। और मार्च से जून के बीच में क्या होती है भाई? गर्मियों की छुट्टी होती है। गर्मियों की छुट्टी जून के महीने में होती है। और जो गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से शुरू हो जाती है और जून के अंत तक रहती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों की और राज्य के हिसार जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। हरियाणा के राज्य मतलब हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में दोस्तों क्या पाई जाती है? सबसे अधिक गर्मी। इसके साथ राज्य में तापमान की बात की जाए भाई, हरियाणा का तापमान क्या होता है भाई? मार्च से लेकर जून तक का अगर आप लोगों से तापमान पूछा जाए तो मार्च से जून तक का 40 डिग्री से लेकर
कितना भाई 46 डिग्री तक का तापमान गर्मियों में रहता है। और गर्मियों के दिनों में हरियाणा का औसत तापमान की बात की जाए, ये तो फिक्स है भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये HSSC आपसे घुमा के प्रश्न पूछ लेगी। क्या है? HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घुमा के प्रश्न। मैंने आपसे कहा हरियाणा राज्य में तापमान कितना पहुंच जाता है भाई, कितना? 40 से लेकर 46 तक का आपका तापमान पहुंच जाता है। अगर औसत की पूछ ली भाई, औसत तापमान बताएं भाई, औसत कितना है? अगर औसत निकाल के, एवरेज निकाल के बताएं तो 35 डिग्री का आंसर आएगा आपका। भाई HSSC ने पूछ लिया हरियाणा का तापमान कितना हो जाता है, तो भाई 40 से 46 हो जाता है, 40 से 46। औसत हरियाणा के तापमान की औसत बताएं, औसत कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस की आपकी औसत। हरियाणा का सबसे गर्म शहर, हरियाणा का सबसे गर्म शहर बताएं कमेंट करके। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, हरियाणा का सबसे जो गर्म शहर है वो हिसार रहेगा। हिसार में सबसे अधिक क्या होती है भाई? गर्मी होती है। यहां तक नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर दूं अगर नोट कर लिया हो तो, सिर्फ इसको। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग लिख भी रहे होंगे तो। अगर आप लोगों से शीत ऋतु की बात की जाए, किसकी बात? शीत यानी कि सर्दियों की। सर्दियां कब शुरू होती है भाई हरियाणा में? सर्दियां शीत ऋतु की बात की जाए सितंबर से लेकर मार्च तक। कब से? सितंबर से मार्च। कब से? सितंबर से मार्च। मेरे भाई अब कुछ क्वेश्चन बच्चे बोल लेंगे भाई आपने जून जुलाई अगस्त नहीं बताया। भाई जुलाई अगस्त नहीं बताया, ठीक है ना। मार्च से जून तक की क्या होती है? बहुत गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी। जून का महीना जेठ का महीना कहलाता है। जुलाई में गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है, थोड़े ठंडे 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 नवंबर तक आपकी ठंड शुरू हो जाती है। भाई यहाँ पर 3 ऋतुओं के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ना कि महीनों के बारे में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन घूम जाएगा कि भाई मार्च से लेकर जून तक की बात की गई है। मार्च से जून तक की बात की है तो मार्च से जून आपका क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। और सर्दियों की बात की जाए तो सितंबर से लेकर मार्च तक का क्या है? आपका सर्दियां शुरू हो जाती हैं। और शीतकाल में राज्य का तापमान कितना होता है? सर्दियों में तापमान दोस्तों कितना? 12 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास रहता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए सर्दियों का तापमान बताए तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्षा के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि वर्षा ऋतु के बारे में बताएं। किसके बारे में? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु दोस्तों हरियाणा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में क्या है? सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? हाँ जी, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा कहां पर होती है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बाद में देखूंगा आपके जिसके विद्यार्थी कमेंट आएंगे। हरियाणा में दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, कि हरियाणा की गणना देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्य में। हरियाणा की गणना देश के न्यूनतम गणना वाले, यानी कि भाई हरियाणा में सबसे अधिक देखा जाए तो देश में मापे तो हरियाणा में भी वर्षा अधिक होती है। और बात की जाए यहां वर्षा ऋतु का सामान्य समय जुलाई में। कब? जुलाई से सितंबर। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी समझ चुके होंगे, कुछ विद्यार्थी अब समझ चुके होंगे भाई मैंने यहां पे मार्च के बाद जून जुलाई, जो आपका जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई उस दिन क्या होती है? वर्षा होती है, बारिश होती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक की। समझ गए? यहां पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा जाए कि राज्य में औसत बताएं। औसत किसका बताना है भाई? आप लोगों को औसत बताना है वर्षा का। 45 से 55 की क्या होती है आप लोगों की? 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस के मध्य दोस्तों आपकी हरियाणा के अंदर क्या होती है भाई? बारिश होती है। भाई बेसिक देखो, साइंस की और आपकी जीके की इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि साइंस के प्रश्न भी दोस्तों इसी में छिपे हुए होते हैं, जो आपके साइंस की फॉर्म में पूछ ली जाए। आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और आज जो साइंस की क्लास लगी है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों 2-3 दिन से, तो क्लास सही नहीं चल रही थी वो आपकी, वो भी दोबारा आपको मिल जाएगी, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम राजस्थान
के सीमावर्ती जिलों में कुछ भाग के अंदर कितनी डिग्री होती है भाई? 30 डिग्री से भी कम वर्षा होती है। कहां पर? जो आपके राजस्थान के साथ टच करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले टच करते हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हाँ जी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। ये क्या है? आपके राजस्थान के साथ है, जिसके कारण दोस्तों यहां पर जो वर्षा का औसत पूछा जाए तो भाई वर्षा का औसत 30 डिग्री रहेगा। राजस्थान के साथ टच करते हैं जो, ठीक है। यहां तक अगर आपका क्लियर है ना भाई, सबसे बेस्ट क्लास आप लोगों के लिए रहेगी अगर आप लोगों का यहां पर क्लियर है तो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन संपदा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाँ जी, सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक का आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को भाई कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन कीमती है। साइड में हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए, उम्मीद करूँगा ले भी लिया होगा भाई। अगर नहीं लिया ना तो मेरे को भाई बता दिया करो। नंबर सभी के पास व्हाट्सएप का है, टेक्निकल टीम के पास मैसेज करें। आपको क्या है दोस्तों, वो आपको व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास अगर नंबर नहीं है तो मैं नंबर भी नोट करवा देता हूं दोबारा से, 8950032009। टेक्निकल टीम का दोस्तों ये नंबर रहेगा। आज से टेक्निकल टीम इसको यूज करेगी। तो जिस भी विद्यार्थी को कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और कोशिश करेंगे दोस्तों इस नंबर की कॉलिंग भी जल्द से जल्द हम अवेलेबल करवाएं आपको, ठीक है। यहां तक उम्मीद करूंगा सभी ने नोट कर लिया होगा। तो भाई क्वेश्चन नोट कर लें। ऊपर हेडिंग क्या रहेगी? वन संपदा। वन संपदा के बारे में हेडिंग नोट कर ले। फटाफट 1 सेकंड लगाएं भाई, थोड़ा साफ अच्छे से कर लेते हैं ताकि नीचे कुछ भी ना दिखे आपको। वन संपदा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वनों का जीवन में क्या महत्व है आप लोगों को पता है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई वन का, पेड़ पौधों का जीवन में क्या महत्व है। सभी ने पढ़ा है भाई। पेड़ पौधे आप लोगों को पता ऑक्सीजन हमें देते हैं और हमसे कौन सी गैस वापस लेते हैं, एक बार ये आप बताओ। पेड़ पौधे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वन संपदा दोस्तों क्या बनेगी हेडलाइन आपकी? वन संपदा। तो सभी के सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। वन संपदा। वन संसाधन की दृष्टि में हरियाणा राज्य समृद्ध नहीं है। वन संसाधन की दृष्टि में हरियाणा राज्य समृद्ध नहीं है क्योंकि हरियाणा गठन के समय वन क्षेत्र 3.9% था। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का वन क्षेत्र कितना था भाई? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का जो वन क्षेत्र था 3.9% था, जबकि आज यह लगभग कितना हो चुका है भाई? आज के समय में बात की जाए, आज के समय में कितना हो चुका है तो 6.8%। मतलब कि भाई हमने 3% एक्स्ट्रा क्या की है, अभी तक वन लगाए हैं। बात क्लियर है यहां तक सभी की। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग या अनुसार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने हैं? भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आपका जो क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के दोस्तों, कुल भौगोलिक या फिर कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। दोबारा, राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग भाई पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर 20% क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। लेकिन आपके कितने हैं? 6.8। इसीलिए आपका राज्य समृद्ध नहीं है वन क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। आगे बात की जाए कि हरियाणा के कुल भूभाग को 10% वनों से विस्तार का लक्ष्य है। हरियाणा ने लक्ष्य कितना लिया है? 10% को जल्द से जल्द, यानी कि 20% तो होना चाहिए, लेकिन हरियाणा ने भाई लक्ष्य लिया है भाई हम 6 से 10 तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। हरियाणा के भूभाग को 6.8% से लेकर 10% हम बहुत जल्दी, यानी कि भाई 10% जगह पर हम जल्दी से जल्दी क्या पेड़ पौधे लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कहा गया? प्रदेश में लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। भाई वनस्पति हरियाणा में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति क्या है, उपलब्ध है पूछी जाए तो 16,000 हेक्टेयर भूमि पर
16,000 हेक्टेयर भूमि पर आपके हरियाणा में वनस्पति उपलब्ध है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र बताएं, कितने भाई? कुल अभिलिखित क्या बताने हैं आप लोगों को? वन क्षेत्र बताने हैं। तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र दोस्तों 1559 वर्ग किलोमीटर के अंदर, कितने? 1559 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों आपके क्या रहेंगे? नहीं पता। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में भाई, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर 1559 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके 3.59 यानी कि 3.59 क्या है भाई? वन से, यानी कि पेड़ पौधों से भरे हुए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आप ना याद कर लेना। 1559 वर्ग किलोमीटर के अंदर 3.59 वर्ग किलोमीटर में आपके वन क्षेत्र है। आरक्षित वन की बात की जाए भाई, आरक्षित किसकी? आरक्षित वन क्षेत्रों की अगर आप लोगों से बात की जाए, क्या भाई? आरक्षित वन क्षेत्र बताएं तो 15.970% अभिलिखित। इसके बाद संरक्षित वन की आप लोगों से बात की। आरक्षित के बाद क्या है? संरक्षित वन क्षेत्र की आप लोगों से बात की जाए तो संरक्षित के अंदर 74.23%, कितना भाई? 74.23% में दोस्तों क्या है? आपके वन है। अवर्गीकृत के अंदर भाई 3 दिशाएं बना दी मैंने आपकी। वर्गीकृत के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कितना वन क्षेत्र रहेगा तो 9.75% दोस्तों अवर्गीकृत के अंदर रहेगा। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, आपका कुल अभिलिखित वन क्षेत्र बताएं कितने किलोमीटर है, कितने हेक्टेयर में है? तो भाई 1559 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। इसके बाद आरक्षित वन क्षेत्र की बात की जाए तो 15.97% के अंदर है। उसके बाद संरक्षित वन क्षेत्र 74.23% है और अवर्गीकृत 9.75 के अंदर है। ठीक है ना। राज्य में कुल वनाच्छादन या फिर वनाच्छादन की बात की जाए कि वनाच्छादन की बात की जाए तो 3003 वर्ग किलोमीटर में जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? कहने का मतलब भाई ये कि राज्य में कुल 3003 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है? वन है। और कितने प्रतिशत को घेरते हैं भाई? तो वो घेरते हैं 6.80% को। ये बात आप नोट कर लीजिए बस। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना भाई। इसके बाद आप लोगों से भाई क्या पूछ लिया जाए इसमें? वनाच्छादन। मैंने आपको यहां बताया था ना कि हरियाणा के कुल वनाच्छादन के अंदर कितने? 3003 के अंदर 3003 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपसे कितने वन लगवाए गए हैं? 6.80%। किसके अंदर है दोस्तों? ये भी मैंने लिख ही देता हूं, कभी फिर आप पजल हो जाए। तो ये आपके किसके अंदर रहेंगे? वनाच्छादन के अंदर आपके 3003 वर्ग किलोमीटर में 6.80% तक के वन है। अब मैं बात कर रहा था वनाच्छादन की दोस्तों, किसकी? वनाच्छादन, बिल्कुल ठीक है। तो वनाच्छादन के अंदर दोस्तों 1598 वर्ग किलोमीटर के अंदर 3.59% तक के दोस्तों क्या है? आपके वन लगाए गए हैं। 3.59। यहां तक भाई किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो पहाड़ होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए। पॉइंट नोट कर ले दोस्तों जल्दी से जल्दी। क्या पूछा जाता है? उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पहाड़। तो यहां पर वन दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में तो आपको पता भाई हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है तो मैदानों में तो वन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जहां पर दोस्तों 20 से 40 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है।
हरियाणा के मैदानी, यह वन हरियाणा के मैदानी भागों में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मैंने आपको बताया था, ये वन दोस्तों आपके मैदानी भागों में होते हैं। 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। इन वनों में, जैसे कि इन वनों के अंदर दोस्तों क्या शीर्षम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, शीशम लिखते हैं वैसे तो, लेकिन शीर्षम बोलते हैं। शीर्षम के बाद भाई पीपल का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, पीपल के बाद आम, आम के बाद जामुन, जामुन के नाम से बोलते हैं नीम, इमली, इमली, हाँ इमली, इमली के बाद दोस्तों लसूड़ा, लसूड़ा के जो दोस्तों जो क्या होते हैं आपके वृक्ष होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं भाई, ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों आपके क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं भाई। पहाड़ों के अंदर तो ऐसे जैसे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, तो इसीलिए दोस्तों जो आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश है उसके अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, जिसमें आपके शीर्षम, पीपल, आम, जामुन, नीम, इमली, लसूड़ा के वृक्ष होते हैं। ये बात बेसिक है। किच्चर इसको दोस्तों जाना जाता है। और अगर आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, एक पॉइंट और नोट कर लें आप, क्या पॉइंट बनेगा दोस्तों आपका कि उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन के बारे में अगर पूछा जाए तो यहां पर दोस्तों क्या होते हैं, वनस्पतियां होती है। वनस्पतियां पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां पर बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। इन वनों में पाइन की दोस्तों की या फिर कीचड़ की ये मात्रा आपको पाई जाती है। यहां तक दोस्तों किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहां तक एक बार सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए दोस्तों एक क्लास रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि में वन सबसे अधिक कहां पर है। तो यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ जी, अगर किसी का कोई डाउट हो ना कमेंट करते रहा करे, और यहां तक अगर नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूं अब, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, 2017 की रिपोर्ट की। 2017 की रिपोर्ट की हम बात करेंगे, वनों की रिपोर्ट। दोस्तों ये वनों का टॉपिक तो आज क्लियर कर ही लेते हैं। रेगुलर एक टॉपिक अगर हम क्लियर करेंगे ना, तभी दोस्तों आपके 70-80 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा फोकस एक काम पर रहेगा, रिवीजन के ऊपर बस। हाँ जी, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, हेडलाइन डाल लीजिए आप सभी। 2017 की क्या है, रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा वन घटते क्रम में। भाई ज्यादा वन घटते क्रम, तो सबसे पहले दोस्तों ज्यादा वन है कहां पर है भाई, 391 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। पूछा जाए कहां पर, पंचकुला के अंदर। हरियाणा के पंचकुला में दोस्तों क्या है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। उसके बाद पंचकुला के बाद भाई यमुनानगर में, कहां, यमुनानगर में सबसे अधिक क्या है, वन कितने प्रतिशत भाई, 194 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद भाई गुरुग्राम में भाई कितने पाए जाते हैं, 117 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद भाई भिवानी में कितने हैं भाई, पूछा जाए तो 112 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई, क्षेत्रफल की, ये क्या था आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज्यादा वन, कम, फिर कम। अब मैंने बात की क्षेत्रफल की दृष्टि में कम वन बढ़ते क्रम में। दोस्तों अब यहां पर बढ़ते क्रम की हम बात करेंगे, क्या है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में दोस्तों कैसे, पॉइंट नंबर 1 क्या है, पलवल में पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर में वन है, तो भाई 14 वर्ग किलोमीटर में, 14 वर्ग किलोमीटर में आपके वन है। पानीपत की बात की जाए, पॉइंट 2 की भाई, पानीपत के अंदर
कितने अधिक वन है? तो पानीपत में दोस्तों अगर वनों की बात की जाए, पानीपत में कितने वन रहेंगे? 16 वर्ग किलोमीटर। कितना? 16 वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद की बात की जाए, पॉइंट 3 क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर कितने प्रतिशत है? 18 वर्ग किलोमीटर के अंदर। कितने? 18 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके वन रहेंगे। रोहतक की बात की जाए, पॉइंट 4 क्या रहेगा आपका? रोहतक। रोहतक में दोस्तों कितने रहेंगे? 19 वर्ग किलोमीटर। कितना? 19 वर्ग किलोमीटर। कहां पर है? रोहतक के अंदर। यहां पे भाई किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सबसे ज्यादा वन मैंने कहा आपके कहां पर? पंचकुला के अंदर। उसके बाद सबसे कम कहां पर है भाई? सबसे कम आपके फतेहाबाद कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद के बाद दोस्तों पानीपत कहां पर है आपका? पानीपत। इन दो जगह पर दोस्तों कम आपके वन रहेंगे। और थर्ड पर दोस्तों पलवल में सबसे कम है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर? भाई झाड़ियां आप लोगों को पता है ना क्या होती है? झाड़ियां क्या है? झाड़ियां। झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर है? झाड़ियां सबसे ज्यादा, तो भाई झाड़ियां सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर झाड़ियां आपकी सबसे ज्यादा रहेंगी। और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम भाई जींद के अंदर है। जींद में क्या है? कम झाड़ियां रहेंगी। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, भाई आप पूछ लीजिए। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा में 1% की, भाई प्रतिशत की दृष्टि में देखा जाए तो पंचकुला के अंदर कितने प्रतिशत वन है? भाई पंचकुला के अंदर कितने प्रतिशत वन है अगर पूछा जाए? पंचकुला में वन रहेंगे आपके 43.54%। उसके बाद यमुना नगर में पूछा जाए तो भाई यमुना नगर में 10.97%। फरीदाबाद की बात की जाए आप लोगों से, फरीदाबाद में भाई कितने हैं पूछा जाए तो 10.80%। उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में कितने हैं? तो दोस्तों गुरुग्राम के अंदर आपका 9.30% के क्या रहेंगे? वन क्षेत्र रहेंगे। और दोस्तों सबसे कम वन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि फतेहाबाद में दोस्तों पूछा जाए भाई कितने हैं? तो 0.71% है। उसके बाद जींद की आप लोगों से बात की जाए, भाई जींद में कितने वन है? तो 0.78%। उसके बाद भाई सोनीपत की पूछ लिया जाए, सोनीपत में कितने? तो दोस्तों 0.94% के दोस्तों इसके अंदर रहेंगे, सोनीपत के अंदर। पलवल की बात की जाए, पलवल में कितने रहेंगे भाई? 1.03%। यहां तक भाई किसी का कोई डाउट हो पूछ सकता है। यहां तक सभी विद्यार्थी दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए। आप लोगों के लिए सारे जो क्लास के प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ जी, सभी विद्यार्थी एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और किसी को दोस्तों कोई भी डाउट होना तो भाई नंबर दे दिया था, वहां पर व्हाट्सअप करें। टेक्निकल टीम के जो हेड हैं वो आपको हर एक चीज़ दोस्तों बता देंगे वहां पर। तो भाई चलिए अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि पंचकुला का प्रतिशत की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला क्या रहेगा? स्थान रहेगा। भाई पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है, 43.54% पंचकुला में ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप लोगों को पता यमुना नगर है। ठीक है, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जींद, पलवल ये बाद में आते हैं आपके, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि हरियाणा वन विभाग की स्थापना दिवस बताएं। हरियाणा वन विभाग की, किसकी भाई? हरियाणा वन विभाग की। अगर आप लोगों से क्या पूछी जाए? स्थापना पूछ ली जाए, क्या पूछी जाए भाई? स्थापना बताएं, फटाफट बताएं भाई कब हुई थी? 1979 के अंदर, 1989 में दोस्तों क्या हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख जो नियुक्त होने वाला पहला देश, प्रथम। दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर क्या बात की गई है आप लोगों से? हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला। हरियाणा वन विभाग की स्थापना 1989 को हुई थी। और पूछ लिया जाए भाई पहली जो नियुक्ति की गई थी वो भारत की, अपने देश की
पहली महिला प्रथम कौन थी दोस्तों? प्रथम महिला का नाम पूछा जाए तो नाम रहेगा महिला अमरिंदर कौर। तो महिला अमरिंदर कौर। हरियाणा वन नीति दोस्तों 2016 में आई थी। हरियाणा वन नीति पूछा जाए भाई, वन नीति क्या, वन नीति कब आई भाई? 2006 के अंदर। इसके बाद जिसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए थे। वन नीति के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत पर होने चाहिए थे भाई? 20% पर। लेकिन आज के समय में कितने प्रतिशत पर है भाई? 6.38 समथिंग, ऐसा क्या है ये आपके रहेंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों ये प्रश्न किसी भी प्रकार पूछ लिए जाए, आप लोग आसानी से कर दें, आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो भाई, पूछ लें। बेसिक बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज को। हरियाणा की झीलें आप लोगों से पूछी जाए, जैसे कि भड़कल झील कहां पर है, तो एक बार मैं इसको रफ कर दूं। हाँ बिल्कुल, आप नोट करेंगे हरियाणा की क्या भाई? झील। हरियाणा की क्या है भाई? हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलों के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, गुरुग्राम की झील है दोस्तों आपकी। कौन सी झील है भाई? दमदमा। पॉइंट 1 दमदमा झील। दमदमा झील दोस्तों आपकी कहां पर है? दमदमा झील आपकी गुरुग्राम के अंदर रहेगी। और कितने एकड़ में फैली है भाई? 3000 एकड़ में। कितने? 3000 एकड़ में दोस्तों ये फैली हुई है। निर्माण कब किया भाई? अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1947 में। और सुल्तानपुर झील भी दोस्तों आपकी कहां पर? कौन सी? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील दोस्तों कहां पर है? ये आपके गुरुग्राम के फर्रुख नगर में है। कहां पर है? फर्रुख नगर। गुरुग्राम के फर्रुख नगर के अंदर ये स्थित है। यहां पर प्रवासी पक्षी दोस्तों, सुल्तानपुर झील के अंदर प्रवासी पक्षी सबसे अधिक आते हैं। इस झील को देखने के लिए दोस्तों लोग दूर दूर से आते हैं। और साइबेरियन सार्स पक्षी साइबेरिया से आते हैं। जो साइबेरिया कहां पर है आपका? रूस के अंदर है। रूस से पक्षी दोस्तों उड़कर यहां पर आते हैं। साइबेरिया से पक्षी उड़कर यहां पर आते हैं। लगभग दोस्तों जेट धारा, तेज धारा 150 से लेकर 300 किलोमीटर हॉर्स चलती है। जेट धारा की बात की जाए, जेट धारा कितने? 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक की जेट धारा आपकी चलती है। पक्षी होते हैं जो वो उड़कर यहां पर आते हैं। खलीलपुर झील की बात की जाए आप लोगों से दोस्तों, पॉइंट 3 क्या है आपका? खलीलपुर। खलीलपुर झील दोस्तों पूछ लिया जाए कहां पर भाई? गुरुग्राम के अंदर खलीलपुर झील है। बसई झील की बात की जाए, बसई झील कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद सोहना, कौन सी भाई? सोहना झील कहां पर है? तो सोहना झील भी दोस्तों आपके गुरुग्राम के अंदर। फरीदाबाद की झीलें दोस्तों अगर मैं बात करूं, फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है भाई? फरीदाबाद की झील भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो नोट करें दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी, क्या बड़कल झील कहां पर है? कौन सी भाई? भड़कल झील। भड़कल झील दोस्तों कितने एकड़ में फैली है? 204 एकड़ में। ठीक है ना। इसके पास दोस्तों NH44 हाईवे गुजरता है। इसका निर्माण कब किया गया? 1947 में। सिंचाई परियोजना के लिए इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। किसके लिए दोस्तों? सिंचाई परियोजना के लिए। सिंचाई परियोजना के लिए दोस्तों इसका क्या है? निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए रहेगा। इसके बाद सूरज कुंड के बारे में पूछा जाता है भाई। किसका? सूरज कुंड। सूरज कुंड झील के बारे में पूछा जाए, ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल
तोमर ने दोस्तों क्या है इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था भाई? 11वीं शताब्दी के अंदर। 11वीं शताब्दी के अंदर आपका सूरजकुंड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यहाँ पर सूरजकुंड का मेला लगता है। सूरजकुंड मेले का जो आकार है वो सूर्य के आकार के जैसा है। और ये मेला कब लगता है? फरवरी में लगता है। कब लगता है दोस्तों? कमेंट करके आप बताएं फरवरी में कब से कब तक ये मेला लगता है। विश्व में इसके बाद दोस्तों बात की जाए भाई, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए जैसे कि विश्व में उगते हुए सूरज का देश किसका भाई? विश्व में उगते हुए किसका भाई? सूरज का देश। विश्व में उगते हुए सूरज का देश पूछा जाए तो जापान रहेगा। भारत का राज्य है। भारत का राज्य। अगर भाई भारत में पूछा जाए तो उगता हुआ सूरज कौन सा है? तो भारत का तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों क्या है इसके लिए राइट रहेगा। थोज झील के बारे में पूछा जाए दोस्तों क्या है? पॉइंट नंबर 3 आपका थोज झील के बारे में बताएं तो थोज झील आपकी फरीदाबाद के अंदर स्थित रहेगी। इसके बाद मयूर झील पूछी जाए, मयूर झील कहां पर है दोस्तों? मयूर सिंहासन का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं मयूर झील की, फरीदाबाद के अंदर है। अनंगपुर झील पूछ ली जाए, अनंगपुर झील कहां पर है? तो दोस्तों ये भी आपकी कहां पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर दोस्तों ये आपकी सारी झील स्थित हैं। यहां से भाई किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो पूछ लीजिए, कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकता है। आपको दोस्तों टेक्निकल टीम साथ के साथ रिप्लाई दे देगी, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ करके आप लोगों के लिए जो अन्य प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं। मेवात की झील बताएं भाई कौन कौन सी है? मेवात के अंदर कौन कौन सी झील है भाई? मेवात के अंदर जैसे कोटला झील है, मैं ऊपर लिख देता हूं मेवात झील। मेवात में कौन कौन सी है भाई? एक कोटला झील। कोटला झील कहां पर है? मेवात के अंदर है। उसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी है? सागेल झील। सागेल झील के बाद दोस्तों आपकी चंदेली के बाद उजीना के बाद दोस्तों ये मतलब कि कोटला झील कहां पर? मेवात के अंदर है। संगेल झील पूछा जाए कहां पर? मेवात के अंदर है। चंदेली झील है, उजीना झील है, ये कहां की है? मेवात की झील रहेंगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आपकी टिक्कर ताल झील पूछ ली जाए भाई, अगला पॉइंट क्या है? टिक्कर ताल झील कहां पर है? तो भाई पंचकुला के अंदर। पंचकुला में कौन सी झील है भाई? टिक्कर ताल। बिदक्यार व बुद्ध केदार झील पूछ ली जाए। बिदक्यार एक तो भाई बिदक्यार और एक बिदक्यार झील कहां पर भाई? ये कैथल के अंदर रहेगी। कहां पर है? बिदक्यार झील कहां पर है? कैथल के अंदर है। सुनहित झील पूछ ली जाए भाई, सनहित आए या सुनहित? सनहित झील दोस्तों आपकी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर? कुरुक्षेत्र में ये झील स्थित रहेगी। इस झील को दोस्तों 7 नदियों का क्या कहा जाता है? संगम। 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। इसके बाद डबचिक झील कहां पर है? कौन सी दोस्तों? डबचिक झील दोस्तों कहां पर रहेगी? डबचिक झील दोस्तों होडल पलवल में स्थित रहेगी। कहां पर है दोस्तों? होडल पलवल के अंदर ये झील आपकी दोस्तों स्थित रहेगी। कर्ण झील व चक्रवर्ती झील की बात की जाए, कौन सी दोस्तों? कर्ण झील व चक्रवर्ती झील कहां पर है भाई? कर्ण झील आपकी करनाल के अंदर रहेगी। चक्रवर्ती झील भी आपकी करनाल के अंदर रहेगी। कितने एकड़ में फैली है? 17 एकड़ के अंदर फैली है। कर्ण ने यहां पर क्या किया था दोस्तों? कर्ण ने यहां पर महाभारत के कर्ण ने यहां पर क्या किया था दोस्तों? स्नान किया था। यहां तक भाई किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक आप कमेंट करते रहें। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी।
हाँ जी, किसी का कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, बिल्कुल सभी का दोस्तों हर एक क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। अब भाई बुलबुल झील की बात करते हैं। किसकी? आप लिखेंगे बुलबुल झील कहाँ पर है? तो बुलबुल भाई आपकी जींद के अंदर रहेगी। बिब्बीपुर की बात की जाए भाई, बिब्बीपुर झील बताएं तो बिब्बीपुर दोस्तों आपकी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। दोस्तों साफ आप लिखते रहना, ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो उम्मीद करूंगा तो आज की क्लास के अंदर तो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। बिब्बीपुर झील कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तिलियार झील की बात करते हैं भाई, तिलियार झील दोस्तों, ये झील आपकी कहां पर है? रोहतक के अंदर ये झील स्थित है। कितने एकड़ में फैली है भाई? 132 एकड़ के अंदर, 132 एकड़ के अंदर फैली है और NH9 हाईवे के पास ये स्थित रहेगी। NH9 यानी कि NH9 हाईवे है जो, उसके ऊपर ये आपकी तिलियार झील स्थित है, जो कि रोहतक के अंदर 132 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। ब्लू बर्ड झील पूछ लिया जाए, कौन सी भाई? ब्लू बर्ड झील दोस्तों आपकी कहां पर है? हिसार के अंदर स्थित है। इसके बाद चिल्ली झील पूछ ली जाए भाई, चिल्ली झील, तो चिल्ली झील दोस्तों आपकी हांसी हिसार के अंदर स्थित रहेगी। हांसी हिसार में आपकी कौन सी झील है? चिल्ली झील है। इसके सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, चिल्ली झील तो आपकी फतेहाबाद के अंदर है। चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है। और हांसी हिसार के अंदर दोस्तों कौन सी झील रहेगी आपकी? हांसी हिसार के अंदर दोस्तों आपकी ब्लैक बर्ड झील है। कौन सी है? ब्लैक बर्ड। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहां पर गलती हो गई थी। ब्लैक बर्ड झील पूछा जाए तो ब्लैक बर्ड झील है जो वो आपकी हांसी हिसार के अंदर स्थित रहेगी, और चिल्ली झील दोस्तों आपकी फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। यहां तक दोस्तों अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि आज की आपकी क्लास यहीं तक थी और उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हर रोज़ नए नए प्रश्न लेकर आता हूँ, हरियाणा के दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, और सिलेक्शन तक दोस्तों। नंबरों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, मेन महत्व है दोस्तों कुछ करके दिखाने का। वो तभी करेंगे भाई, नंबर का क्या है वैसे तो हम बोल देंगे। आपकी लिस्ट पूछ लिया जाए भाई, लिस्ट कितने पर रुकी है भाई? 76 पर लिस्ट रुकी है। आपसे पूछ लिया जाए नंबर कितने हैं भाई? 75.5 आए हैं। तो भाई इसका क्या फायदा 75.5 का, जब लिस्ट आपकी 76 पर रुकी है। एक आप डायरेक्ट ये बोलो भाई सिलेक्शन हो गया, ऐसे करके तो सिलेक्शन हो गया, और नंबर का कोई महत्व नहीं है भाई, नंबरों को कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी बात IAS ऑफिसर होते हैं जो भाई 35, 36, 40% नंबर है, लेकिन IAS एक नाम ऐसा बन जाता है ना, तो दोस्तों नंबरों को क्या वैल्यू है भाई? IAS, ठीक है। समझ चुके होंगे मेरा कहने का मतलब। मैं बार बार ये आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप भी कभी बोर ना हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।